अब जब नसरल्ला बार बार फिलिस्तीन का जिक्र कर रहा है और हमास की कमर टूट चुकी है, तो सवाल है कि युद्ध की अगुवाई कौन करेगा? क्या अब इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह होगा? और अगर ऐसा हुआ तो कौन जीतेगा? एक बार दोनों देशों की ताकत देख लेते हैं, दोनों लोग जो हैं, और उसके बाद मुझे लगता है क्लियर की पिक्चर हो पाएगी आपके सामने। इजराइल के पास कुल 6,46,000 सैनिक हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास मिलाकर के 2,55,000 लड़ाके हैं, यानी इजराइल से बहुत कम है। इजराइल के पास 4,65,000 की रिजर्व फोर्स है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास रिटर्न जो रिजर्व फोर्स है वो बिल्कुल भी नहीं है। टैंक की बात करें तो इजराइल के पास 2200 हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास मिलाकर 757 है, यानी 1/3 के करीब है। इजराइल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हैं, जबकि इन दोनों के पास मात्र 203 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ही हैं। इजराइल के पास 526 लैंडमाइन रोधी टैंक हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 201 हैं। स्वचालित तोपों की बात करें तो इजराइल के पास 650 हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 135 हैं। इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 85 एयरक्राफ्ट हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इजराइल के पास 320 हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास मात्र 9 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान हैं, इन दोनों के पास मिलाकर एक भी नहीं है। इजराइल के पास 135 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास 70 हैं। मानव रहित ड्रोन की बात करें तो इजराइल के पास 1000 से ज्यादा अनमैन्ड ड्रोन हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 62 हैं। इजराइल की सेना के पास 45 टोही पोत हैं, जबकि इस्माइल हानिये और हसन नसरल्ला के लड़ाकों के पास मात्र ये 22 हैं। यानी ताकत के मामले में हमास और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर भी इजराइल के सामने कहीं नहीं ठहरते। वैसे हमास तो अब खत्म होने की कगार पर है, ऐसे में हिजबुल्लाह को अकेले या फिर ईरान की मदद से ही युद्ध लड़ना होगा। इजराइल और हमास युद्ध की आग तेजी से दुनिया के दूसरे देशों में फैल रही है। इस बीच अमेरिका के न्यूक्लियर ग्रेविटी बम की चर्चा में माहौल को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। अमेरिका ने न सिर्फ फैसला लिया है, बल्कि शुक्रवार को अमेरिका के B-21 बमवर्षक विमान उड़ान भरते हुए भी दिखाई दिए। कैलिफोर्निया में अमेरिकी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बाहर ये विमान अभ्यास करते नजर आए। पहली बार बॉम्बर B-21 रेडर को F-16 के साथ हवा में उड़ान भरते हुए देखा गया। इससे चिंता और बढ़ गई है और सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका घातक हथियारों की नुमाइश कर युद्ध की आग में घी डाल रहा है। वैसे अमेरिका हर मौके पर हथियारों का बाजार सचाने की जो कोशिश है वो लगातार करता रहता है और इसके लिए वो कुख्यात भी माना जाता है। आइए अब आपको अमेरिका के सबसे नए और शायद सबसे मारक न्यूक्लियर बॉम्बर की कुछ और बड़ी बातें बता देते हैं। अमेरिका का सबसे आधुनिक बॉम्बर है B-21 रेडर। ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कर सकता है। मजबूत इंटेलिजेंस की इसकी बड़ी खासियत है। निगरानी और जासूसी में भी ये माहिर है। तेज कम्युनिकेशन में इसको दक्षता हासिल है। मानव रहित अभियान के लिए ये मशहूर है। ये AI तकनीक से लैस होता है। B-2 बॉम्बर के मुकाबले B-21 रेडर ज्यादा मारक और घातक है। B-21 रेडर के 2 वेरिएंट हैं, एक पायलट के साथ और दूसरा बिना पायलट वाला। आपको बता दें कि अमेरिका इसे तैयार करने में 16,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। तो एक तरफ अमेरिका अपने हथियार तैयार कर रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और अरब लीग की संयुक्त बैठक हो रही है। इस बैठक में इजराइल हमास युद्ध की दिशा और भविष्य तय हो सकते हैं। मुस्लिम देश इस युद्ध को लेकर हमास की कितनी मदद करेंगे और इजराइल के खिलाफ कौन कौन लड़ेगा, इस पर से पर्दा हट सकता है। हालांकि इस बैठक के बीच ईरान और सऊदी अरब ने अलग अलग तरीके की बातें कही हैं। सऊदी अरब ने इजराइल से हमला तुरंत रोकने के लिए कहा, तो ईरान के राष्ट्रपति ने इसे इजराइल पर एक्शन का वक्त बताया। 57 मुस्लिम देशों की बैठक से पहले ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अब बातचीत का नहीं, एक्शन का समय आ गया है। इधर इस्लामिक देशों की बैठक हो रही है, तो उधर ईरान के सबसे बड़े मौलाना अयतुल्ला खामेनी ने एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस मीटिंग में लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रतिनिधि थे। इस गुप्त बैठक में सिर्फ और सिर्फ गाजा युद्ध की चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि इजराइल के साथ सीधी लड़ाई में नहीं उतरना है। इस सीक्रेट मीटिंग में ईरान के सुप्रीम लीडर और सबसे बड़े मौलाना अयतुल्ला ने हमास समर्थकों को बताया कि गाजा में नुकसान के बावजूद हालात फिलिस्तीनियों के पक्ष में हैं। मौजूदा हालात आगे फिलिस्तीन की मुहिम को मजबूत करेंगे। खुद की करतूतों से इजराइल अपनी विश्वसनीयता खो रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लंबे समय तक इजराइल का साथ नहीं देगा। सीधे युद्ध में उतरने की जगह अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ें। गाजा की खबरों को ज्यादा से ज्यादा प्रमुखता दिलाएं। गाजा की घटनाओं से दुनिया का ध्यान ना हटे, प्रचार करते रहना। इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल के सहयोगी देशों में से एक बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल से जो उनके सहयोगी कह रहे हैं उसके बाद में महिलाओं बच्चों को निशाना ना बनाने की उनसे अपील की है। उन्होंने कहा कि इजराइल बच्चों महिलाओं की हत्या करना तुरंत बंद करे। ये नेतन्याहू को उनके सहयोगी कह रहे हैं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को नुकसान की जिम्मेदारी हमास की है, इसलिए इजराइल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। ये युद्ध मजबूरी में है। एक आतंकी संगठन ने हमला किया, कल पेरिस, न्यूयॉर्क या कहीं और यही अपराध कर सकते हैं, इसलिए इन्हें जड़ से खत्म करना जरूरी है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध में शामिल इजराइल सैनिकों से मुलाकात की है। युद्ध क्षेत्र में जाकर सैनिकों से मिलने की उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।